अभी नेक्स्ट टॉपिक है अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अभी व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जैसे आइडियल गैस क्या होती है। अभी व्हाट इज आइडियल गैस। तो आइडियल गैस वो होती है विच ओबेस गैस लॉस। तो गैस लॉ जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, अभी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इसके अलावा जैसे एवोगैड्रोज लॉ और जो भी लॉ हैं भी गैस के लॉ, तो उन लॉ को जो गैस ओबे करती है उसको बोलते हैं आइडियल गैस। लेकिन कोई भी गैस परफेक्टली आइडियल गैस नहीं होती। लेकिन कुछ गैसेज होती हैं भी जो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, सो दे नियरली बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है भी। तो बट सम गैसेस, नो गैस इज perfectly ideal gas, but some gases at low pressure, or you can say low density, जब मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो, आपस में कोई उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन ना हो, एट लो प्रेशर और लो डेंसिटी एंड हाई टेम्परेचर। तो बट सम गैसेज एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बिहेव नियरली एज आइडियल गैसेस। तो बेसिकली जो चैप्टर है भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो ये गैस के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं भी। ठीक है, ये गैस के अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो जो मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, तो उनकी वजह से गैस का प्रेशर बनता है, उनकी वजह से गैस का टेम्परेचर बनता है। यानी जो ओवरऑल बिहेवियर है गैस का, वो डिपेंड करता है कि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं इसके अंदर। तो हम देखना ये चाहते हैं कि जो गैस का ओवरऑल बिहेवियर क्या है, मतलब हमें किसी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर से कोई मतलब नहीं होता। तो वी हैव टू सी द ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द गैस। So in kinetic theory of gases, so in this chapter we try to develop a model of overall behavior of the gas, of the overall behavior of gas. Which results from individual, which results from behavior of individual molecules. although हमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो ये देखना है कि गैस ओवरऑल किस तरह से बिहेव कर रही है। ठीक है भी। तो ये इसमें हम इस चैप्टर में ये हम इस तरह से we will try to develop the model of overall behavior of gas, कि गैस का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वो किस तरह से आता है, तो वो हमने देखना है इसके अंदर। ठीक है भी।
इसके बाद अभी ये कुछ अजम्पशंस हैं आइडियल गैस के, तो क्या क्या अजम्पशंस हैं ये? तो भी assumptions of ideal gas, तो क्या क्या assumptions हैं for ideal gas? तो फर्स्ट है भी कि ये आपने पढ़े हुए हैं अभी पहले केमिस्ट्री वगैरह में? तो ये है भी, ये पॉइंट्स एक बार जरा इनको रीड कर लो। तो द molecules of an ideal gas are point masses with almost no dimensions and there is no force of attraction or repulsion between the molecules of an ideal gas। ठीक है, तो वे जो मॉलिक्यूल्स हैं आइडियल गैस के उन्हें हम पॉइंट मास मानते हैं जिनका रेडियस ऑलमोस्ट जीरो होता है। और फिर नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं भी, ऑल गैसेज आर मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर परफेक्ट हार्ड स्फीयर, और ये सब पॉइंट्स हैं भी। ठीक है, एक गैस के सभी मॉलिक्यूल सेम होते हैं बट डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी and molecules obey Newton's law of motion. The actual volume occupied by molecules is very small as compared to the volume of the container. मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का वो कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले काफ़ी कम होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स का साइज ना के बराबर होता है। ठीक है भी, नेक्स्ट पॉइंट है भी, टाइम स्पेंड ड्यूरिंग कोलिजन between the molecules and with the wall of container is very very small and no interaction takes place between the molecules except during collision। तो अगर मॉलिक्यूल्स में ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी आपस में। तो फिर आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो केवल उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है भी, so internal energy of ideal gas is only the kinetic energy of its molecules। Internal energy of ideal gas is only kinetic energy of its molecules। देखो वैसे किसी मटेरियल की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो उसके मॉलिक्यूल्स की के प्लस पी का सम होती है। ठीक है, लेकिन जो आइडियल गैस है उसमें क्योंकि मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स नहीं है तो फिर उनकी आपस में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अभी ऑल द कोलिजन्स आर अज्यूम टू बी इलास्टिक, मतलब जो भी कोलिजन होगा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल के साथ या मॉलिक्यूल का किसी वाल के साथ, वाल ऑफ द कंटेनर, तो वो सारे कोलिजन इलास्टिक होंगे। और आपको पता है भी इलास्टिक कोलिजन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, so there is no loss of kinetic energy of molecules during the collision। next point है distribution of molecule with the different velocities is independent of position, direction and time। तो मतलब कि किस जगह पे कितने मॉलिक्यूल हैं तो वो पोजीशन, डायरेक्शन या टाइम के इंडिपेंडेंट होगा। एंड डेंसिटी ऑफ गैस थ्रू आउट द वॉल्यूम रिमेन्स सेम,
देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनी पॉइंट, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गई कहीं पे कम हो गई, तो डेंसिटी वो सेम रहेगी हर जगह पे। एंड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स a molecule travels in a straight line, तो दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ, और जो एवरेज डिस्टेंस होगा इस तरह से कोलिजन्स के बीच का उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो ये कुछ पॉइंट्स है भी, इनको आप एक बार रीड कर लो और इनमें कुछ पूछना है तो पूछ लो भी। तो चलो ठीक है, अभी फिर इससे आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है भी, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है और इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी गैस के, तो we let there are n number of molecules in a gas. Now different molecules will be moving with different velocities. Different molecules will be moving with different velocities. तो चलो मान लो किसी टाइम पे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है, सपोज फर्स्ट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी किसी टाइम पे v1 है, दूसरे की v2 है, तीसरे की v3 है, अप टू जो लास्ट का मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी है vn। तो फिर इसमें भी सबसे पहले टर्म है एवरेज स्पीड क्या होगी भी, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। तो भी एवरेज स्पीड होती है इन सभी स्पीड्स का एवरेज, यानी इन सभी स्पीड का सम v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये हो जाएगी भी एवरेज स्पीड। और वैसे इसका फार्मूला ये होता है भी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एटसेट्रा 8 RT अपॉन पाई m, अंडर रूट 8 RT अपॉन पाई m। तो यहाँ पे R होता है भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T है यहाँ पे टेम्परेचर, और m है यहाँ पे मोलिकुलर मास। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी 8 kT अपॉन पाई m नॉट। तो यहाँ पर k है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और m नॉट है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। m नॉट है भी मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और k की वैल्यू भी r अपॉन na होती है, वेयर na इज एवोगैड्रो नंबर। तो r की वैल्यू होती है 8.314 और na की वैल्यू 6.023 इंटू 10 की पावर 23
तो ये आ जाता है अभी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये वैल्यू होती है अभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। ठीक है, अब ये फार्मूले कहाँ से आते हैं अभी इसका भी हम आगे चल के देखेंगे। सो दिस इज एवरेज स्पीड। अच्छा, अभी इसके अलावा जो एवरेज वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो 0 होगी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 क्यों होगी? क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी है v1 v2, इनमें से मान लो कोई मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा होगा, कोई इस तरफ जा रहा होगा, तो किसी की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, किसी की नेगेटिव आएगी। तो फिर वेक्टर सम जो होगा इन सब वेलोसिटी का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सारी रैंडम वेलोसिटीज हैं और रैंडम वेलोसिटीज का एवरेज 0 होगा। इनमें से कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव होंगी, कुछ नेगेटिव होंगी, तो उन सबका जो एवरेज है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज ऑफ रैंडम वेलोसिटीज इज ऑलवेज 0। लेकिन जब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम सारी वेलोसिटीज को यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे, तो उससे आएगी एवरेज स्पीड। तो एवरेज ऑफ रैंडम वेलोसिटीज इज 0। ठीक है भी, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है भी आरएमएस वेलोसिटी या आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये क्या होती है अभी? तो फिर आरएमएस का मतलब है रूट मीन स्क्वायर, यानी जो वेलोसिटीज के स्क्वायर हैं उनका मीन। तो वेलोसिटीज के स्क्वायर ये हो जाएंगे v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर, और उनका मीन यानी उनका एवरेज ये हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर अपॉन n। तो ये हो जाएगा भी एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटी, और फिर इनका रूट, और फिर इसका रूट, तो फिर ये हो जाएगी आरएमएस वेलोसिटी। तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है भी, सो दिस इज द फार्मूला फॉर आरएमएस वेलोसिटी। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है इसको लिख लो समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर, और वी आई की वैल्यू और आई की वैल्यू हो जाएगी 1 to n। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, समेशन वी आई अपॉन n। और टेम्परेचर की टर्म्स में इसका फार्मूला ये होता है √3 RT अपॉन m, या फिर √3 KT अपॉन m0। ठीक है जी, सो दिस इज आरएमएस वेलोसिटी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो अब ये क्या होती है? सो दिस इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन द गैस। सो इट इज द स्पीड possessed by maximum number of molecules in the gas।
देखो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की स्पीड डिफरेंट है, तो जो स्पीड सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की होगी तो वो हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और इसका जो फार्मूला होता है भी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो ये फार्मूला होता है वी एम पी, यानी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, √2 RT/m, या फिर √2 kT/m0। अब देखो अभी ये RT/m से ये kT/m0 कैसे आता है, ये देख लो जरा। जैसे RT/m, तो अभी R होता है यहाँ से K/NA, और जो मॉलिक्यूलर मास है ये हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल। तो वन मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे Na। तो ठीक है भी, तो m की वैल्यू हो जाएगी m0 इंटू Na। तो Na से Na कट जाएगा, तो आ जाएगा kT/m0। क्योंकि जो मास है वन मोल का वो कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल इंटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो भी इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लें अगर, तो मान लो किसी गैस के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट सम गैस contains 10 molecules, और उन मॉलिक्यूल की स्पीड आपको दे रखी है हैविंग स्पीड्स से 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड 2 है, सेकंड की 3 है, फोर्थ की 4 है, थर्ड की 4 है, फोर्थ की भी 4 है, फिफ्थ की 6 है, फिर अगली 6 है, 6, 7, 8, 9। ठीक है भी, तो 10th मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 9 है, 9th मॉलिक्यूल की 8 है। सो दीज आर दी वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो 6 मीटर पर सेकंड है भी, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। तो फिर यहाँ पे जो 6 मीटर पर सेकंड है ये हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, is the most probable speed, because this speed is possessed by maximum number of molecules. और भी अगर आपने वो निकालनी है इसमें एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो वो आ जाएगी इन सबका सम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आंसर आता है भी 5.5 मीटर पर सेकंड। और अगर आरएमएस वेलोसिटी निकालनी है तो फिर ये हो जाएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, यानी इन सबका स्क्वायर का सम, अपॉन 10, और इस पूरे का अंडर रूट, और ये सॉल्व करके आता है भी 5.89। तो ये तीनों वेलोसिटी नियरली आपस में सेम ही होती हैं अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है इनमें। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाले फार्मूले कहाँ से आते हैं भी, √2 RT/m, √3 RT/m, और ये फार्मूले कहाँ से आते हैं, तो ये फार्मूले आते हैं भी मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। तो वो क्या है देखो भी, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है अब
मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा भी कि इन ए सैंपल ऑफ गैस, मान लो कोई गैस है हमारे पास, उसमें मान लो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एट ए गिवन टाइम स्पीड सभी मॉलिक्यूल की सेम नहीं होती, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, और मॉलिक्यूल्स में आपस में कोलिजन होते रहते हैं, और कोलिजन की वजह से उनकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। बट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट और फिक्स्ड। तो देखो, ड्यू टू कोलिजन speed of molecules keep on changing, but in equilibrium the distribution of speed is constant. The distribution of speed among molecules is fixed. तो इसका मतलब क्या है अभी देखो, इसका मतलब है कि मान लो किसी गैस में, सैंपल में, किसी गैस के अंदर मान लो 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से मान लो 500 मॉलिक्यूल्स की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इनमें से 300 मॉलिक्यूल्स की स्पीड मान लो से 7 मीटर पर सेकंड है, और बाकी बचे 200 मॉलिक्यूल्स, इनकी स्पीड मान लो 12 मीटर पर सेकंड है। तो अगर आप कुछ टाइम बाद दोबारा देखोगे गैस को, तो आपको अगेन उसमें से जो 500 मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी स्पीड 10 मिलेगी, 300 की 7 मिलेगी, और 200 की 12 मिलेगी। और वो जो 500 मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले से डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। मतलब अब जो 500 मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, वो पहले जो 500 मॉलिक्यूल थे उनसे डिफरेंट हो सकते हैं, बट एट अ गिवन टाइम आउट ऑफ 1000, तो 500 molecules will be having, any 500 molecules will be having the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड का बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो फिक्स रहेगा। तो किसी एक मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर स्पीड वो नंबर सेम रहेगा, ठीक है जी। तो ये मतलब है इसका। और हम ये मान के चलेंगे कि किसी गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं they can move with all possible velocities from 0 to infinity. So in a gas molecules can move with all possible velocities from 0 to infinity. तो मान लो भी किसी गैस में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n, let in some gas total number of molecules is n, और इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है।
and suppose NV is the number of molecules having speed exactly equal to V. ठीक है भी, तो मान लो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं n, उनमें से nv नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड एग्जैक्टली v के बराबर है। देन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जो nv की वैल्यू होती है, तो nv का ये फंक्शन होता है nv इक्वल टू 4 पाई n इंटू एम नॉट अपॉन 2 पाई के टी। तो एम नॉट वाई मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, इसकी पावर 3/2 इंटू वी का स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एम नॉट वी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। तो ये इसका फंक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये इसका फार्मूला होता है भी एन वी का। ठीक है, और इसका जो ग्राफ आता है इस फार्मूले का, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है भी इसका। तो एन वी वर्सेज वी ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, लाइक दिस, अप टू इंफिनिटी द ग्राफ विल गो अप टू इंफिनिटी। तो ये इसका ग्राफ होता है भी। ठीक है, और जो ये वाली वेलोसिटी होती है भी, ये वाली वेलोसिटी, it is possessed by maximum number of molecules. So this velocity is known as most probable velocity. ठीक है, तो मान लो जैसे कोई स्पीड v है, ये कोई स्पीड v है मान लो, तो ये जो स्पीड है v, so this is possessed by nv number of molecules। तो ये वैल्यू हो जाएगी कुछ nv। तो this speed v is possessed by nv number of molecules। फिर चलो हम ये मान लेते हैं कि let dn is the number of molecules between speeds between speed v and v plus dv। तो मान लो ये वाली स्पीड कुछ v plus dv स्पीड है, तो फिर जो ये गैप है भी, तो ये जो गैप है ये dv के बराबर हो जाएगा। तो let dn is the number of molecules between speed v and v plus dv। तो फिर जो dn है भी, तो dn should be proportional to nv, क्योंकि v स्पीड पे जितने ज्यादा मोलिक्यूल्स होंगे तो v और v प्लस dv के बीच की स्पीड के जो मोलिक्यूल्स होंगे वो उतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है, एंड dn इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू dv। जितना ज्यादा बड़ा गैप होगा ये dv, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। दोनों को कंबाइन कर दें
तो यहाँ से dn की वैल्यू आ जाएगी nv इंटू dv। तो फिर ये हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स dn जो है बिटवीन स्पीड्स v एंड v प्लस dv। और जो nv इंटू dv है ये इसका एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। क्योंकि ये जो रेक्टेंगल सी बनेगी एक, इस रेक्टेंगल की हाइट है nv और इसकी विड्थ है dv। सो दिस इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। और इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो dn का इंटीग्रेशन n हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन nv dv। और जो इंटीग्रेशन nv dv है ये इसका एरिया हो जाएगा पूरे ग्राफ का, ये इस पूरे ग्राफ का एरिया हो जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ nv वर्सेस v ग्राफ। तो फिर जो ग्राफ है भी इसका जो एरिया होगा, सो दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ molecules in the gas. So area of nv versus v graph is equal to total number of molecules in the gas। ठीक है भी। इसके बाद अब देखो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कैसे आएगी भी। तो जहां पर वेलोसिटी v mp के इक्वल है तो वहां पे nv मैक्सिमम है। ठीक है, तो भी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो भी एट v equal to vmp nv is maximum। तो nv अगर मैक्सिमम है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन वहां पे 0 होना चाहिए। तो डी एन वी अपॉन डी वी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, किसी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है भी। और एन वी की वैल्यू ये है हमारे पास। इस फार्मूले को आप ऐसे लिख लो एक बारी, 4 पाई n इंटू ए की पावर 3/2 इंटू वी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर। तो वेयर ए इक्वल टू एम नॉट अपॉन 2 पाई के टी एंड b इक्वल टू m नॉट अपॉन 2 kT। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। तो फिर भी nv की वैल्यू है जैसे 4 पाई n इंटू ए की पावर 3/2 वी स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस बी वी स्क्वायर। तो जहां पर ए की वैल्यू है m नॉट अपॉन 2 पाई के टी और b की वैल्यू है माइनस m नॉट अपॉन 2 के टी, मतलब m नॉट अपॉन 2 के टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो भी। देखो ये सारा तो कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बाई प्रोडक्ट रूल।
जैसे पहले वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, ए की पावर माइनस बी वी स्क्वायर का यही हो जाएगा, और फिर चेन रूल से माइनस बी वी स्क्वायर का हो जाएगा -2 bv, फिर प्लस ए की पावर माइनस बी वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट और वी स्क्वायर का 2b हो जाएगा, और इसको 0 पुट कर दिया। इसमें ए की पावर माइनस बी वी स्क्वायर इंटू 2b ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा -b वी स्क्वायर +1, फिर यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, तो ये तो नॉन जीरो होगा, इसको 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी √1/b, और फिर b की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये 2kT/m0 और इसका अंडर रूट। सो दिस इज इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन हमने पहले निकाला था अभी, इसका पहले लिखा था √2kT/m0। ठीक है जी, नाउ हाउ टू फाइंड एवरेज स्पीड, इसी फार्मूले से। देखो जो एवरेज स्पीड होती है अभी, एवरेज स्पीड होती है सम ऑफ स्पीड्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि n के बराबर है। अब सम ऑफ स्पीड कैसे निकालेंगे भी, तो देखो जो ये dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब की स्पीड v और v प्लस dv के बीच है, तो dv काफी कम क्वांटिटी है, तो इन सभी dn मॉलिक्यूल्स की स्पीड हम v के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ all dn molecules is nearly v। जैसे मान लो dn अगर 5 है, dn की वैल्यू 5 है, तो इन सभी 5 मॉलिक्यूल्स की स्पीड v के बराबर होगी, तो इन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड का सम हो जाएगा 5 इंटू वी, यानी dn इंटू वी, या v इंटू dn। ठीक है जी, सो सम ऑफ स्पीड्स ऑफ all these dn molecules is equal to v into dn। ये तो dn मॉलिक्यूल्स की स्पीड का सम है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर पूरे सैंपल का आ जाएगा, तो फिर हो जाएगा इंटीग्रल v dn अपॉन n। ठीक है, भी इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फिर पूरे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड का सम आ जाएगा। ठीक है भी, अब यहाँ तक समझ आई। फिर इसके बाद भी ये आप dn की वैल्यू पुट कर दोगे, dn की वैल्यू क्या है nv इंटू dv, और फिर ये nv की वैल्यू पुट कर दोगे, जो nv की ये वाली वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है nv की, या ये वाली वैल्यू पुट कर लो, बाद में a और b की वैल्यू पुट कर देना, और फिर इसको 0 से इन्फिनिटी, v की जो लिमिट आएगी वो आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, भी इसको जब सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है अभी, अगर आप ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन जब आप +2 में आओगे तो तब इसको आप आसानी से कर लोगे।
बट अभी के लिए मैं आपको रिजल्ट दे देता हूँ। तो यहाँ से सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट आ जाता है अभी 8 KT अपॉन पाई एम नॉट अंडर रूट। तो ये रिजल्ट हमने पहले भी निकाला था अभी, इसका पहले लिखा था एवरेज स्पीड का 8 KT अपॉन पाई एम नॉट। ठीक है भी, तो इस तरह से निकलता है अभी ये रिजल्ट। तो इस फार्मूले से आता है ये। और सिमिलरली जो RMS वेलोसिटी है उसमें v का स्क्वायर हो जाएगा अभी, क्योंकि जो RMS वेलोसिटी है वो वेलोसिटीज के स्क्वायर का जो एवरेज है उसका रूट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अपॉन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और इस पूरे का अंडर रूट। तो अगेन dn की वैल्यू पुट कर दोगे nv इंटू डी वी, और इसको फिर आगे सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाता है अभी अंडर रूट 3 KT अपॉन एम नॉट। तो दिस इज द रिजल्ट विच वी रोट अर्लियर अंडर रूट 3 KT अपॉन एम नॉट। तो ये तीनों जो स्पीड्स हैं भी, RMS, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल, ये तीनों स्पीड हम जो मैक्सवेल का फॉर्मूला है तो इससे निकाल सकते हैं। ठीक है भी, तो समझ आ गई भी यहाँ तक? अच्छा, इसमें क्वेश्चन बताओ जरा भी। मान लो ये जो ग्राफ है NV वर्सेस V ग्राफ है, जैसे ये किसी टेम्परेचर T पे है ग्राफ ये। तो मान लो किसी टेम्परेचर T1 पे ये ग्राफ है, NV वर्सेस V, तो ये ग्राफ है भी। ठीक है, से किसी टेम्परेचर T1 पे ग्राफ है ये। अब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया सपोज, तो फिर ग्राफ किस टाइप का बनेगा? तो जैसे मैं आपको अगर कुछ ऑप्शन दूं तो ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा, या ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा कि थोड़ा ऊपर चला जाएगा पहले से, या ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा। तो किस टाइप का ग्राफ हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। तो मान लो ये पहले वाला ग्राफ है, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, और ये चौथे वाला। तो ये ग्राफ किस टाइप का हो जाएगा? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो T1 पे वाइट वाला ग्राफ है, तो फिर T2 टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो फिर इन चारों में से कौन सा ग्राफ होना चाहिए? अब दिनाक्ष कह रहा है भी ग्राफ नंबर 3। तो कुल कह रहा है सेइंग ग्राफ नंबर 4। इसका जो करेक्ट आंसर होगा भी वो होगा ग्राफ नंबर 1। तो ग्राफ नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर होगा इसका। देखो कैसे भी। देखो हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो बढ़ जाएगी ना भी। हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, तो वो बढ़ जाएगी। तो पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये वाली थी, तो अब ये वाली हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी ना भी पहले से। और दूसरा ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएगी।
यानी ग्राफ थोड़ा ऐसे एक्सपेंड हो जाएगा। तो जो ग्राफ है वो थोड़ा इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा अभी, इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि अब जो स्पीड्स हैं मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएंगी पहले से। तो ग्राफ ऐसे होना चाहिए। लेकिन ग्राफ अगर ऐसे होता है, एक्सपेंड अगर ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, अगर ग्राफ मान लो ऐसे एक्सपेंड होता है, तो फिर ग्राफ ऐसे कंप्रेस भी होना चाहिए नीचे की तरफ। क्योंकि जो ग्राफ का जो एरिया है वो तो फिक्स है ना भी। एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है? एरिया ऑफ ग्राफ होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एरिया ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दी गैस। तो अगर ग्राफ की विड्थ अगर बढ़ गई है ऐसे, तो फिर उसकी हाइट कम होनी चाहिए ना, ताकि एरिया सेम रहे। तो ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा पहले से। ठीक है भी। आज बात समझ आई आपको ये भी? मतलब जो एरिया है ग्राफ का वो तो सेम रहना चाहिए ना भी। पहले एरिया ये वाला था, और अब एरिया ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे अगर ग्राफ एक्सपेंड हो गया है, तो फिर ऐसे ग्राफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि एरिया सेम रहे। तो फिर ये जो पीक है इसका थोड़ा नीचे आ जाएगा। यानी जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये है। अच्छा, अभी इसमें एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लो। जैसे जैसे कि हमने कहा कि भाई सभी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती। तो देर आर सम मॉलिक्यूल्स विच हैव स्पीड्स many times greater than the average speed or RMS speed. So there are molecules which have speeds many times greater than mean speed or RMS speed. And this fact is helpful in making nuclear fusion possible in a laboratory. ठीक है भी। तो ये हमारा हो गया भी रिगार्डिंग दी स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। बाकी आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।